हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज़ाद आईएएस एकेडमी। आज़ाद आईएएस एकेडमी में आज मैं आपको लेकर आया हूं थार के मरुस्थल और थार के मरुस्थल के बारे में व्यापक और विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहा हूं। थार के मरुस्थल में आज मैं यहां पर घूम रहा हूं और आपको भी थार के मरुस्थल ही नहीं वरन विश्व के सभी मरुस्थलों से परिचित कराऊंगा। और आज आप जानेंगे जितने भी प्रश्न बन सकते होंगे यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उन सब पे भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है और इसमें जो भी जानकारी हो उसको आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज भारत को जानेंगे बड़े नज़दीक से। मेरे द्वारा भारत दर्शन करवाया जाएगा आपको। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मैं आपको लेकर चलूँगा। भारत में यदि मैं हिमालय पढ़ाऊँगा तो हिमालय जाकर आपको पढ़ाऊँगा। मरुस्थल में खड़े होकर विश्व के सभी मरुस्थलों को पढ़ाऊँगा। तो आज बारी है एपिसोड नंबर 1 थार के मरुस्थल से विश्व के सभी मरुस्थलों को पढ़ने के लिए। तो विश्व के सभी मरुस्थलों के बारे में बताऊँगा, मरुस्थल निर्माणकारी शक्तियों के बारे में बताऊँगा। तो बड़े ही अच्छे से आप पूरे इस नज़ारे को देखिए। ये बहुत ही विस्तृत नज़ारा है। पीछे आप देख रहे हैं रेत का गहरा समुद्र आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको मैं एक रेत के टीले पे अभी खड़ा हूँ। बहुत बड़ा रेत का टीला है, उसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और निश्चिंत होकर के आपको मेरे साथ रहना है और रह कर के अंत तक आपको चीज़ों को जानना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। विहंगम दृश्य को देखते हैं थार के मरुस्थल। भूभाग है पूरे विश्व में, वैसे तो 70% से ज़्यादा जल है, लेकिन 29% के आसपास जो भूभाग है उसका 1/5वां भाग रेगिस्तान ही है। पूरे विश्व का 105वां भाग रेगिस्तान है। और इस रेगिस्तान में आप देख रहे हैं, आज जिस रेगिस्तान में हम खड़े हैं ये पूरी तरीके से रेतीला है। ये देख सकते हैं रेत का रेगिस्तान है। लेकिन क्या सिर्फ रेत के ही रेगिस्तान होते हैं? नहीं, रेत के अलावा भी 5 प्रकार के रेगिस्तान होते हैं। उन सब 5 प्रकार के रेगिस्तानों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला रेगिस्तान तो जिस पे आज खड़े हैं, थार का रेगिस्तान हमारा रेतीला रेगिस्तान है। यहाँ पर देखिए आप, रेत ही रेत है। इसके अलावा कुछ स्टोनी रेगिस्तान होते हैं, पत्थर से बने रेगिस्तान होते हैं। ठीक है, सबके एग्जाम्पल बताऊँगा, कहाँ पर क्या अवस्थित है उसको भी बताऊँगा। मरुस्थल देखिए 2 प्रकार के, यदि हम लोग मूल रूप से देखें, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और शीतकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं। लेकिन वस्तुतः यदि देखा जाए तो 5 प्रकार के मरुस्थलों की आकृति होती है, जिनमें से सबसे पहला तो आप रेत का मरुस्थल जो कि आप देख रहे हैं। दूसरा होता है स्टोनी मरुस्थल यानी पत्थरों का मरुस्थल। देखिए मरुस्थल की यदि परिभाषा देखें तो मरुस्थल की परिभाषा है क्या चीज़? मरुस्थल की परिभाषा ये है कि जहाँ कोई गतिविधि ना हो। आप दूर दराज तक क्षेत्र में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई गतिविधि नहीं है। यहाँ पर मानव आवास न्यूनतम है, जनसंख्या न्यूनतम है। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम है भी तो बहुत नुकीली वनस्पति है, कांटेदार वनस्पति है यहाँ पर। ठीक है, अभी वनस्पतियों से भी अवगत कराएंगे। यहाँ पे वनस्पतियाँ जो आपको मैं दिखाऊंगा जितनी भी पॉसिबल होंगी। तो मरुस्थलीय वनस्पतियों के बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा आपको मरुस्थल के प्रकार में बता रहा था, तो सबसे पहला प्रकार होता है रेतीला मरुस्थल, जिस मरुस्थल में आज हम खड़े हैं। दूसरा प्रकार का मरुस्थल होता है स्टोनी मरुस्थल यानी कि पत्थरदार मरुस्थल। कभी नेट पर जाके इसे सर्च कीजिएगा। इसके अलावा रॉकी मरुस्थल होते हैं, रॉकी चट्टानी मरुस्थल होते हैं। इसके अलावा सैंडी मरुस्थल जो कि है और माउंटेन। इसके अलावा बेडलैंड एरिया जो कि नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो ओवरऑल मरुस्थलों के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार में हम मरुस्थलों को विभाजित करते हैं। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और मरुस्थल के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा। आमतौर पे क्वेश्चन यूपीएससी में आता है कि जो मरुस्थल है वो 30 डिग्री अक्षांश के पास, उत्तरी हो या दक्षिणी हो, वहाँ पर अधिकतर अवस्थित होते हैं। वास्तव में जो ग्रीष्मकालीन और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं वो 15 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य अवस्थित होते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि मरुस्थल जो है पश्चिमी तट पे ही क्यों होते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जिनके बारे में आज जानेंगे और मेंस का एक बाकायदा आपको आंसर आज जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले मरुस्थल निर्माणकारी शक्तियों के बारे में जानेंगे कि मरुस्थल का निर्माण होता कैसे है, क्या कारण है कि मरुस्थल का निर्माण होता है। सबसे पहली चीज़ वर्षा का अभाव। वर्षा बहुत कम होती है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम वर्षा होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। और थार का तो एक कारण है क्योंकि थार का मरुस्थल बहुत ही उपजाऊ मैदान हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब कालांतर में अरावली पर्वत श्रेणी का समानांतर होना ये भी एक कारण है, जिसके कारण से अरब सागर से आने वाली मानसूनी शाखा यहाँ पर जल प्रवाह नहीं करा पाती, जल नहीं हो पाता। समानांतर होने के कारण अरब सागर की शाखा निकल जाती है। लेकिन विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं वो 30 डिग्री अक्षांश के पास क्यों अवस्थित है? क्या कारण है कि जितने भी मरुस्थल हैं वो 30 डिग्री अक्षांश और पश्चिमी तटों में ही पाए जाते हैं? पहला कारण क्या है? जो व्यापारिक पवनें हैं वो अपतटीय होती हैं। व्यापारिक पवनें आप जानते होंगे, विंड सिस्टम में मैंने बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को कि 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में व्यापारिक पवनें बहते हैं। और ये व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? ये सारी की सारी व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड जो भी होती हैं, ये सभी ट्रेड विंड अपतटीय होती हैं यानी स्थल से समुद्र की तरफ जाती हैं, जिसके कारण से कभी बारिश नहीं करा पाती हैं। इस चीज़ को लेकर के आप जानते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण, 1 डिग्री के पास आपका जो जितना भी 30 डिग्री के पास जो पवनें हैं, जो
डोलड्रम से आती हैं या 0 से 5 डिग्री के पास से जो गर्म होकर पौने ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद 30 डिग्री के पास गिरती हैं, जिसको हम हेडली चक्र बोलते हैं। हेडली चक्र के कारण से पौने क्या होती हैं, नीचे आकर बैठती हैं और बैठने के परिणाम स्वरूप वहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर जोन बनता है, जिसके कारण से वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। दूसरा कारण ये है। तीसरा एक जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो ठंडी वेव्स होती हैं इन महासागरीय धाराओं के कारण से भी क्या होता है, इनके कारण भी आपका जो ओशनिक करंट होता है उसके कारण भी आपका मरुस्थलों में बारिश नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर भी वर्षा का अभाव होता है। तो यही सब महत्वपूर्ण कारण है जिनको आप अपने आंसर राइटिंग में इनबिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आगे हम पूरे विश्व के जितने भी मरुस्थल होंगे उनकी लिस्ट में बताऊँगा। इससे पहले आइए चलते हैं, मैं आपको मरुस्थल का नज़ारा दिखाता हूँ कि ऊपर चल के क्या है। थोड़ा रेड का टीला है और इसको चढ़ने में थोड़ा सा हमें जटिलता हो, वहाँ पर हम लोग चढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो थार के मरुस्थल के इस टीले के ऊपर हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और देखिए ऊपर पहुंच रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं इस मरुस्थल के ऊपर क्या क्या विस्तार है इसका। यहाँ से आप विस्तार देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए बिल्कुल विस्तृत है, दूर दूर तक आपको कुछ सिर्फ और सिर्फ टीले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती है, मरुद्यान है यहाँ पर, उस मरुद्यान के बारे में हमारी पूरी चर्चा हो। विस्तार है भागी, वो हम जानेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। देखिए 90% जो है ये भारत में है, 10% आपका पाकिस्तान में सिंध और पंजाब प्रांत में अवस्थित है। भारत की बात करें तो राजस्थान में 90% हिस्सा पूरा थार मरुस्थल का आपका अवस्थित है। इसके बाद हरियाणा, गुजरात और पंजाब, ये 2 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं जहां पर ये मरुस्थल आपको विस्तृत हुआ दिखाई देगा। ऐतिहासिक महत्व की बात किया जाए तो जब अंग्रेजों द्वारा भारत का एक्वायर कर रहे थे धीरे धीरे, तो इस मरुस्थल के कारण सिंध प्रांत को जीतने में अंग्रेजों को बहुत टाइम लग गया, बहुत समयावधि हो गई। कालांतर में जब सिंध को अंग्रेजों ने जीता तो थार मरुस्थल उनके हिस्से में आ चुका था। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्थलाकृतियाँ होती हैं जो कि मरुस्थल द्वारा खुद बनाई जाती है, जैसे बरखान हो गया जिसके बारे में हमने चर्चा की है। बरखान के अलावा रेत के टीले होते हैं, देख सकते हैं रेत के टिब्बे हैं, हवा के द्वारा निरंतर इनकी आकृतियों में परिवर्तन किया ही जाता है, ठीक है। तो मरुस्थलाकृतियों से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी हम आने वाले समय में क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ये जितना बड़ा थार का मरुस्थल है 2,85,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में यदि पूरों को सौर पैनल से ढक दिया जाए तो पूरे भारत की जो विद्युत है वो पूरी विद्युत का ऊर्जा केंद्र बन सकता है। यानी कि यहाँ पर दिन के समय टेम्परेचर लगभग 52 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है और ठंडियों में रात के समय बहुत ठंडा हो जाता है ये क्षेत्र। तो ओवरऑल हमारी पूरी चर्चा होगी इन सब चीज़ों को लेकर के। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर जल के अभाव के कारण से इंदिरा गांधी नहर जो है परियोजना हरिके बैराज पंजाब से सतलुज और ब्यास के दोनों के संगम से बनाई गई है। उसके बाद से क्षेत्र काफ़ी हरा भरा हुआ है और यहाँ पर नहरों का जाल बाकायदा बनाया गया। तो 649 किलोमीटर लंबी यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है, जो कि गंगानगर वाला जो क्षेत्र है पूरा आज के टाइम पे हरा भरा क्षेत्र दिखाई देता है। उसके बारे में हमारी चर्चा होगी ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको विश्व के सभी मरुस्थल से परिचित कराने का प्रयास करूंगा। विश्व में देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया पूरे विश्व का 1/5 भाग पूरा मरुस्थल ही है, ठीक है। इसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे चाइना में जो मरुस्थल है। चाइना में एक शीतकटिबंधीय मरुस्थल है जिसको गोबी का मरुस्थल कहा जाता है, और एक मरुस्थल है आपका टकला मकान मरुस्थल। तो ये दोनों मरुस्थल आपको याद रखना है, ये दोनों मरुस्थल चाइना के मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल और दूसरा टकला मकान मरुस्थल। इसके बाद यदि आप उसके जस्ट बगल पे जाएं पश्चिमी एशिया वाले क्षेत्र में, पश्चिमी एशिया या फिर हम कहें कि नॉर्थ अफ्रीका वाना कंट्रीज़ में जाएं तो वाना कंट्री में बहुत सारे मरुस्थल हैं, जिसमें से कुछ मरुस्थल के नाम मैं बताऊंगा। एक बहुत ही बड़ा डेजर्ट है जहां पर लगभग 8 कंट्री हैं, अरेबियन अरब का मरुस्थल, अरब रेगिस्तान जहाँ पे सऊदी अरेबिया है, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, कुवैत, ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं, जो ओमान हो गया, वहाँ पर बहरीन हो गया, ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जो वहाँ पर अवस्थित है। तो उन सब की भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। रब खाली का मरुस्थल, ये भी सऊदी अरब, ओमान और यमन इन कंट्री पर अवस्थित है, रब खाली का मरुस्थल। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एक पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 80% मरुस्थल ही है, बाकी का जितना भी ऑस्ट्रेलिया की आबादी रहती है वो पूरी तटीय क्षेत्रों पर रहती है। आपको नाम भी पता होगा, एग्जाम में लगातार पूछे भी जाते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है आपका, इसके अलावा ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, गिब्सन और सिप्सन, ये 2 मरुस्थल और हैं। तो 4 मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। इसके बाद आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण मरुस्थल जो अमेरिका में है, अमेरिका में आपको पता है ग्रेट बेसिन एक मरुस्थल है। इसके अलावा सोनेरान का मरुस्थल है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में आपका अवस्थित है। इसके अतिरिक्त यदि आप जस्ट और नीचे आएंगे तो वहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। पहला मरुस्थल है आपका पैटागोनिया का मरुस्थल, आप जानते होंगे अर्जेंटीना में अवस्थित है, और अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, जो कि पेरुवियन जो ठंडी जलधारा है उसके कारण से वो मरुस्थल का निर्माण होता है और एल नीनो जलधारा से काफ़ी संबंधित है और जुड़ाव रखता है। आपको पता है
जब एल नीनो आता है, एल नीनो के दौरान अटाकामा मरुस्थल में बहुत बड़े स्तर पे बारिश होती है। तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित मरुस्थल है और ये आपका जो पेरू कंट्री है और चिली है, ये सबके साझा बहुत बड़ा मरुस्थल है। इसके अलावा कुछ और प्रमुख मरुस्थल हैं, जैसे कि दस्त अलूट, ये ईरान में अवस्थित है। दस्त अलूट के बाद सहारा रेगिस्तान, 11 कंट्रियां सहारा रेगिस्तान से जुड़ाव रखती हैं। ओवरऑल देखा जाए शीत और उष्णकटिबंधीय में तीसरे नंबर पे आता है और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में पहले नंबर पे आता है। तो 11 कंट्री हैं इसमें, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका वाला पूरा जितना जोन है वो सारा इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा ग्रेट बेसिन यूएसए में है, मोहाबे मरुस्थल यूएसए में है, सोनेरान मरुस्थल आपका यूएसए और मैक्सिको में अवस्थित है, नजका मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है, अटाकामा दक्षिणी अमेरिका में है, पैटागोनिया आपका मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में है। तो इस तरीके से पूरा नूबियन मरुस्थल आपका अफ्रीका में है, कालाहारी, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अमेरिका में है। इसके अलावा नाबीब मरुस्थल और लीबिया का मरुस्थल, जितने भी मरुस्थल है ओवरऑल अवस्थित है। तो हम थार की बात कर रहे हैं, हम थार में अवस्थित हैं। आप देख सकते हैं पूरा विशाल जितना भी क्षेत्र है थार का है। तो थार में आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं वो समय के साथ साथ कटीली हो जाती है। कारण ये होता है कि यहाँ पे जल का मूल रूप से अभाव होता है, नितांत अभाव होता है जल का। तो जल का अभाव क्यों होता है और जो पत्तियाँ होती हैं नुकीले क्यों हो जाती हैं, यहाँ की वनस्पति नुकीली वनस्पति क्यों पाई जाती है? कारण ये होता है कि जो पत्तों की पत्तियाँ होती हैं वो पत्तियों में जलरंध्र होते हैं और जलरंध्रों के द्वारा वाष्पीकरण किया जाता है। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जल का अभाव है, तो जो मरुस्थलीय वनस्पति होती है अपनी पत्तियों को कांटे में बदल लेती हैं। कांटे में बदल लेने के कारण उनमें क्या होता है, कांटे में बदल लेने के बाद उन वनस्पतियों में जल की मात्रा जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन के कारण से ज़्यादा नहीं होती है, गति रुक जाती है उसकी, जिसके कारण से इस परिस्थिति और क्लाइमेट पे भी वनस्पति जिंदा रहती है। तो यहाँ की मरुस्थली कटीली होती है, थोड़ा मांसल होती है। यहाँ पर आपका नागफनी हो गई, ठीक है, मांसल प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, मदार भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, और भी जितनी भी कटील। तो ये आप देख सकते हैं वस्तु पर इस एपिसोड में आपको काफ़ी चीज़ें हमने बताया। मरुस्थल के निर्माणकारी शक्तियों से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उससे संबंधित कई चीज़ें मैंने बताया आपको। जैसे कि सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि मरुस्थल का निर्माण होने का सबसे पहला कारण है जल का, वर्षा का कम होना, और वर्षा के कम होने के कई कारण होते हैं। एक घटना जो मरुस्थल पर होती है तापक्रमण व्युत्क्रम की घटना होती है। तापक्रम कम हो जाता है और तापक्रम व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि जब भी हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। लेकिन मरुस्थल में क्या होता है, दिन के समय में जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो तापक्रम व्युत्क्रमण की घटना होती है, टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना होती है, और उस घटना के कारण भी यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, कन्वेंशनल बारिश भी नहीं हो पाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से यहाँ पर आप मरुस्थल में देख रहे होंगे चीज़ों को। यहाँ पर देखिए आसपास का इलाका, आपको यहाँ पर बहुत सारी बस्तियाँ भी मिल जाएंगी, इन्हें मरुद्यान कहते हैं, ठीक है। बीच बीच पे पानी मिल जाएगा, पानी के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपस्थित मिल जाएंगी। तो थार के मरुस्थल में आज हमने काफ़ी चीज़ें आपको बताई, विश्व के मरुस्थलों से आपको अवगत कराया, विश्व के मरुस्थलकारी जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं, मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बताया। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने सीखी, और आने वाले समय में मैं आपको नदियों से परिचित कराऊंगा, देश के मंदिरों से परिचित कराऊंगा, देश की सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित कराऊंगा। उन सभी विभिन्न चीज़ों से हमारा परिचय होगा जो आने वाले समय में अपने आप में एग्जाम के व्यू पॉइंट से, देश के दर्शन के व्यू पॉइंट से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और हम अब आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा आपको पूरा देश भ्रमण कराया जाएगा। हिमालय पढ़ाएंगे तो हिमालय में जाकर पढ़ाएंगे, नदियाँ पढ़ाएंगे तो नदियों में जाके पढ़ाएंगे। तो भारत दर्शन के इस एपिसोड में आप धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। कैसा लगा एपिसोड, इसके बारे में आपको बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया यहाँ पर देनी है। धीरे धीरे और भी आपके जो सुझाव आएंगे उन पर हम काम करेंगे और देश के विभिन्न भागों में जा करके आपको इस पहल से अवगत कराएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।